बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। जनाब हमेशा दिन के आगाज़ में कहते हैं कि जब भी आप अपनी सुबह का आगाज़ करें, कोशिश करें कि किसी अच्छी बात से अपने दिन का आगाज़ करें, अच्छी सोच के साथ और फेस पे प्यारी सी मुस्कुराहट रखते हुए दिन का आगाज़ करें। तो इससे ये होगा कि जब आपकी ये रूटीन जो है वो शुरू हो जाएगी, तो उससे होता क्या है जनाब कि ये चीज़ें आपकी हैबिट का एक हिस्सा बन जाती हैं। जो पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनती है ना, तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं ना, दिन में एक छोटी सी रूटीन ऐसी रख लें जिससे आपकी हैबिट क्रिएट होना शुरू हो जाए। तो प्रोग्राम के आगाज़ में ये चीज़ हम आपको कहते हैं कि आप खुश रहने की कोशिश करें, पॉजिटिव सोचने की, खुश रहने की कोशिश करें ताकि ज़िंदगी खूबसूरत होती चली जाए। आज भी दो जनाब बुनियादी टॉपिक होंगे जिस पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने आज के वार्डरोब के बारे में बताते हैं। जनाब आज का जो मेरा वार्डरोब है, ज़ायरा इफ़ी का वार्डरोब है। बहुत ही खूबसूरत इनकी कलेक्शन लॉन्च होती रहती है, तो ज़रूर इनके सोशल मीडिया पे जाएं, इन्हें अप्रोच करके डिफरेंट कलेक्शन आप भी पसंद कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। टॉपिक की जानिब आते हैं जनाब। आज के जो हमारे दोनों टॉपिक हैं बहुत खूबसूरत, अगर मैं कहूँ रंगों से भरे हुए हमारे आज के दोनों टॉपिक हैं, जिसमें लोग मुख्तलिफ़ रंगों के साथ खेलते हैं, जो खूबसूरती को और नुमाया करते हैं। अच्छा, हम अगर कदीम ज़माने की बात करें तो लोग क्या होते थे कि सादा ज़िंदगी गुजारना पसंद किया करते थे, लेकिन जब हम अब देखते हैं, अब जब हम ज़माने को देखते हैं तो हर इंसान चाहता है उसका घर, उसका ऑफिस, उसके जो इवन होटल्स, फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं, वो खूबसूरती के साथ उसको डेकोरेट किया जाए, खूबसूरती के साथ उसका जो पूरा इंटीरियर, जो डिज़ाइनिंग है उसकी, वो प्रॉपर होनी चाहिए। पहले तो होता था जैसे तैसे करके हम खुद ही अपनी चीज़ों को मैनेज करते थे, खुद ही उसमें रंग भरना, खुद ही उसमें खूबसूरती जो है वो पैदा की जाती थी। लेकिन अब तो प्रॉपर जो है वो इसमें क्या होता है कि लोग हायर किए जाते हैं, और जब लोगों को हायर किया जाता है तो यकीनन वो कुछ नई क्रिएशन लेकर आते हैं, कुछ नई चीज़ों को जो है वो मुतारिफ़ करवाते हैं, जिससे ना सिर्फ आपका घर, आपका ऑफिस, आपकी फैक्ट्री, इवन आपके जो घर का ड्राइंग रूम है वो बहुत खूबसूरत हो जाता है। तो आज का पहला टॉपिक जनाब हमारा यही होगा, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के हवाले से। और जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो क्या पाकिस्तान में इसका मुस्तकबिल है? क्या पाकिस्तान में इंटीरियर डिज़ाइनर्स को वो वैल्यू, वो अहमियत हासिल है जो हम देखते हैं वेस्ट में? कहते हैं ना, एक छोटा सा अपने ड्राइंग रूम में, एक इवन बच्चों का बेडरूम भी अगर उन्होंने डिज़ाइन करवाना है तो इंटीरियर डिज़ाइनर से करवाया जाता है। उसे बताया जाता है कि मेरे बच्चों के लिए बेडरूम डिज़ाइन करना है, तो बताएं मुझे किस कलर के, यहाँ पे कलर थीम क्या होनी चाहिए, बच्चों के लिए कौन कौन सी चीज़ों की यहाँ बेडरूम में ज़रूरत हो सकती है, या बच्चों का जो प्ले एरिया है वो किस तरह से मुझे डिज़ाइन करना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है वो जनाब जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या पाकिस्तान में भी इस चीज़ का मुस्तकबिल है या फिर नहीं, इस पे आज हम बात करेंगे। और हमारा जो दूसरा टॉपिक होगा, जैसे मैंने आगाज़ में कहा कि हमारे आज के दोनों मौजू जो हैं जनाब रंगों से भरे हुए हैं, रंगों के साथ खेलना। इन दोनों टॉपिक्स में इनकी जो खूबसूरती है, इंटीरियर डिज़ाइनर्स की बात करें तो ये भी रंगों से खेलते हैं। और दूसरा जो टॉपिक है आर्ट के हवाले से, आर्ट की जब हम बात करते हैं, स्केचिंग की बात करते हैं, पेंटिंग की बात करते हैं, तो उसमें भी जब तक आप रंग नहीं भरेंगे खूबसूरती नहीं आती है। तो रंगों के साथ कैसे खेला जाए? आर्ट, जब हम एक लफ्ज़ आता है आर्ट, तो ये ख़ुद में एक बहुत बड़ा आर्ट है, एक बहुत बड़ी तख्लीक है। अब इस तख्लीक को अपने अंदर कैसे हम नुमाया कर सकते हैं, कैसे उजागर किया जा सकता है, कैसे समझा जा सकता है कि मेरे अंदर ये एक बहुत बड़ा अल्लाह पाक ने आर्ट रखा है। देखिए, हम स्केचिंग की बात करते हैं, पेंटिंग की बात करते हैं, किसी भी चीज़ का स्केच तैयार करना, पेंटिंग तैयार करना छोटी सी बात नहीं होती है। लेकिन जिस इंसान के हाथ में ये फ़न है, ये हुनर है, यकीनन उसे गॉड गिफ्ट एक बहुत बड़ी ब्लेस्ड है। तो क्या उसका वो पॉजिटिव यूटिलाइज़ करता है? क्या उस आर्ट को दुनिया तक पहुंचाता है? क्या उस आर्ट के थ्रू वो चीज़ों की खूबसूरती या उसमें छुपे वो जो एक फ़न, एक महारत है, क्या वो दिखाता है या फिर नहीं? ये होगा आज का दूसरा टॉपिक हमारा। अच्छा, एक और चीज़ आर्ट के हवाले से हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, जहाँ तक मैं समझती हूँ अपने मेहमानों से हम इन डिटेल इंशाल्लाह इस पे हम बात करेंगे। कहा जाता है कि कुछ लोग आर्टिस्ट इसलिए भी नहीं बनते, आर्ट की तरफ इसलिए भी नहीं आते क्योंकि इसमें कहा जाता है कि फाइनेंशियली अगर मैं बात करूं तो उस तरह से सपोर्ट हासिल नहीं है।
اب اس بات میں کتنی صداقت ہے, کیا ہم اپنے ہر آرٹ کو اپنے فائنینس کے ساتھ, اپنی فائنینشیل کنڈیشن کے ساتھ جوڑیں تو بہتر رہتا ہے, یا اپنی صلاحیت کو, اپنے آرٹ کو آرٹ کی طرح جو ہے وہ پیش کیا جائے تو بہتر رہتا ہے. اب ان چیزوں کو ہم کیسے لے کر چلیں؟ ہم انٹیریئر ڈیزائننگ کی بات کریں تو یہ کیسا شعبہ ہو سکتا ہے, اپنے پاکستان کی بات کریں تو یہاں اس کا کتنا اسکوپ ہے, اور اگر ہم آرٹ کی بات کرتے ہیں, ہم پینٹنگ کی, اسکیچنگ کی بات کرتے ہیں, ہم خوبصورتی کی بات کرتے ہیں, چاہے وہ ایک پینٹنگ کی شکل میں ہے یا آپ کو ایک کسی آپ کی ڈرائنگ روم, آپ کے گھر, آپ کے آفس, آپ کے ہوٹلز کے اندر انٹیریئر ڈیزائننگ کی شکل میں آپ کو دکھے, تو کس طرح سے جو اس کا مستقبل ہے, جو اس کی ویلیو ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ, وہ ہم کیسے نمایاں کر سکتے ہیں, کیسے اس کو اجاگر کیا جا سکتا ہے. اور آج کل آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے. جب ہمارا اور آپ کا وقت تھا تب تو ہم اتنی اسکیچنگ نہیں کرتے تھے, بس جیسے جیسے کر کے ہم نے خود سے ہی کلر جو ہے وہ بھر دینے. لیکن اب تو اسکولوں میں بھی بچوں کو اسپیشلی سکھایا جاتا ہے, انٹیریئر ڈیزائنرز کے حوالے سے بچوں کو تمام تر چیزوں کے کلر کمبینیشن کے حوالے سے بتایا جاتا ہے. آرٹ کی بات کریں تو اسکیچنگ, پینٹنگ سکھائی جاتی ہیں. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو آج ہم اپنے شو میں انشاءاللہ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے کہ جناب کس طرح سے بچوں کو ہم اس فن کی طرف, اس آرٹ کی طرف لے کر آئیں. انٹیریئر ڈیزائنر کی ویلیو کیا ہے, مستقبل اس کا کیا ہو سکتا ہے, آرٹ کو کس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں, اور اگر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چیزیں ہم لیک کر رہے ہیں, مس کر رہے ہیں, تو کیسے انہیں واپس لا سکتے ہیں, اس پہ بات کی جائے گی. لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے جس پہ ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں جناب انٹیریئر ڈیزائننگ پہ بات کریں گے. اچھا, یہ بھی ایک بڑا خوبصورت شوق ہے, کیونکہ اس جیسے میں نے کہا خوبصورت شوق ہے تو اس پہ خوبصورتی بھری ہوئی ہے. اور جب آپ خود خوبصورت رہنا اور ہر چیز کو پرفیکٹ رہنا پسند کرتے ہیں نا, اسی طرح آپ چاہتے ہیں کہ نہ صرف آپ کا گھر, آپ کی زندگی, آپ کا آفس, آپ کے ہوٹل خوبصورت رہیں, بلکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد کے تمام تر انوائرمنٹ جو ہیں, اس میں رہنے والے جو لوگ ہیں, جو ان کے گھر ہیں, ہر چیز جو ہے نا وہ پرفیکٹ اور خوبصورت دکھائی دے. تو اس خوبصورتی کا جو مستقبل ہے وہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر کس طرح سے ہے, یا جو ہمارے بچے ہیں وہ کتنا انوالو ہیں انٹیریئر ڈیزائننگ کے اندر, کتنا شوق رکھتے ہیں, کتنی دلچسپی کے ساتھ اس شعبے کو اڈاپٹ کرتے ہیں, یا اس کے بارے میں انہیں اویئرنیس ہے. اسی پہ ہم بات کریں گے, اور اس پہ گائیڈ کرنے کے لیے جناب ہمارے ساتھ ہیں بہت ہی کہوں تو ملٹی ٹیلنٹڈ ہماری آج کی گیسٹ ہیں. وومن چیمبر آف کامرس کے ساتھ بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, ساتھ انٹیریئر ڈیزائنر ہیں, دیگر کام جو کرتی ہیں, فیشن ڈیزائنر بھی ہیں. تو ہمارے ساتھ ہیں جناب رابعہ رحیل صاحب. السلام علیکم رابعہ. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک, آپ سنائیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. تھینک یو سو مچ رابعہ, وقت دیا آپ نے جوائن کیا. رابعہ, ہم انٹیریئر ڈیزائننگ کی بات کریں. سب سے پہلے تو میں آپ سے ہی آپ کی لائف کے متعلق یہ سوال کرنا چاہوں گی تاکہ ناظرین کو کلیئر ہو جائے. یہی شعبہ آپ نے کیوں سلیکٹ کیا؟ گڈ کوشچن. ویری گڈ کوشچن. کیونکہ دیکھیں, جب کوئی ایک پرسنالٹی, آپ کسی سے انسپائرڈ سم ٹائم آپ ہوتے ہیں, یا پھر آپ کو آپ کی انہیریٹڈ آپ کی فیملی میں, کہتے ہیں نا کہ یہ جو آرٹ ہوتا ہے نا یہ آپ کے خون میں ہوتا ہے. ویری ٹرو. یہ پیشن ہوتا ہے جب آپ ایک آرٹ کی لائن میں آتے ہیں. تو میرے فادر بیسیکلی ہی واز این آرٹسٹ, اور ہی واز ڈیف, اور لیکن ہی واز دا فرسٹ پرسن جو NCA سے گریجویٹ تھے, اور ہی واز فیشن ڈیزائنر, انٹیریئر ڈیزائنر, کارٹونسٹ. مطلب ان کا ماشاء اللہ از ویری ریناؤنڈ پرسنالٹی. سید افتخار احمد جیسے آپ کو پتہ ہے وہ, تو انہوں نے بڑا کام کیا اس چیز میں. تو ہم نے بچپن سے اپنی فیملی میں یہی دیکھا کہ اپنی مدر کو بھی, کہ گھر کو ہر وقت ان کو ایک شوق تھا. تو اسکول سے بچپن سے یہ چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں نا اپنے گھر میں, چاہے اگر آپ دیکھیں گے کہ جو بچے زیادہ انجینئرنگ لائن میں یا کوئی میڈیکل لائن میں, تو وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے فیملی میں سراؤنڈنگ ایسی ہوتی ہے. تو ہمارے آپ کو انوائرمنٹ ایسا ملا ہوا ہوتا ہے, انوائرمنٹ. تو مجھے شوق تھا بالکل مدر کو دیکھ کے, اپنی فیملی سے اتنی کہتے ہیں نا کہ ایک انسپریشن تھی. تو جب میں بڑی ہوئی اور مجھے جو فیلڈ ملی, بیسیکلی آئی ایم آڈیولوجسٹ اینڈ اسپیچ تھراپسٹ, انٹرپریٹر ہوں میں ان سائن لینگویج. لیکن میری جو فیلڈ تھی کافی عرصے تک, تو میں کوالیفائڈ تو ہوں ماسٹرز ان اسپیشل اسکلز میں, لیکن انٹیریئر میں ابھی 10 سال پہلے
میں آئی ہوں. مطلب یہ میرا جو کہتے ہیں نا کہ آپ کی ایجوکیشن اس میں نہیں ہے, میری ایجوکیشن از اے ڈفرنٹ پلیٹ فارم, لیکن میں اس میں انٹیریئر میں صرف اس لیے آئی تھی کہ مجھے اپنے گھر سیٹ کرنے کا بہت شوق تھا. تو لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کا گھر ہے تو آپ ہمیں بھی آئیڈیا دیں. تو آئی تھاٹ کہ اس میں آپ کو پالش ہونا بہت ضروری ہے. تو آئی وینٹ ٹو دبئی, چیلسی یونیورسٹی. تو پھر میں نے اپنے شوق کو ایک پروفیشن بنا لیا, اور یہ میرا شوق تھا کریشن, کلرز کے ساتھ پلے کرنا, ڈفرنٹ مکس اینڈ میچ کرنا, رنگ از لائک کلر از مائی لائف. کیا بات. تو جب آپ لائیولی ہوتے ہیں اور آپ کے پاس ایکسپوجر بھی ہوتا ہے, اینڈ یو نو ہاؤ ٹو پلے ود دا کلرز, ود مٹیریلز, یہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ کو کلر کمبینیشنز کا آئیڈیا ہو. جی, اگر تھوڑا سا بھی 19-20 میں فرق آ گیا, آپ کے پورا وہ ڈیزائن جو ہے پورا تھیم بگڑ سکتا ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. دیکھیں آپ کو سم ٹائم آپ کسی ایسی آپ کپڑوں میں اگر دیکھ لیں, اگر آؤٹ فٹس آپ ڈیزائنرز کے دیکھیں, ان کے کامبوز, ان کے کانٹراسٹ آپ کو جب نظر آتے ہیں تو آپ اس سے انسپائرڈ ہو کے تو آپ اس ڈیزائنر کے پاس جاتے ہیں, کیونکہ یہ آپ کا اپنا جو ہے نا کہ ایک چوائس ہے. ہر انسان کی اپنی ایک چوائس ہے. کسی کو برائٹ کلرز پسند ہے, کسی کو لائٹ پسند ہے, کسی کو مکس پسند ہے, کسی کو بہت ہی ملٹی کلر پسند ہے. ڈیزائنر از لائک کہ وہ آپ کو ہر کلرز کے ساتھ پلے کرواتا ہے, آپ کی چوائس کے مطابق آپ کو گائیڈ کرتا ہے, لیکن وہ برا نہ لگے. ہاں اچھا, بالکل آپ کو بھی اچھا لگے, جو آپ کے گھر آئے اسے بھی وہ پسند آئے. دیکھیں برائٹ کلرز میں کھیلنا اٹس ناٹ ایزی. ٹھیک ہے, اس کو اگر آپ دیکھیں کہ 6 رنگ اگر آپ نے برائٹ آپ نے لگا دیے یا کپڑوں میں بھی یا کسی وال میں بھی یا کسی تو آپ کو تھوڑے عرصے کے بعد آپ بور ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کو ہوگا کہ اف آئی ہیو ٹو چینج. تو انٹیریئر ڈیزائنر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اگلے 10-20 سال کی گارنٹی دے رہا ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کی یہ لگ گئی ہے نا, آپ بور نہیں ہوں گے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو اس وقت ہم اپنے گھروں کو, اپنے بیڈ روم کو, ڈرائنگ روم کو, آفیسز کو ہم جو ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں, تھوڑا سا آپ خرچہ کر کے انٹیریئر ڈیزائنر کو ہائر کریں, اور اگلے 5-7 سال بھی اگر کریں تو انف ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے نا آپ کی چوائس پہ, آپ کے بجٹ پہ کہ آپ کتنی فریکوینٹلی چینجز آپ چاہ رہے ہیں. ریلیکس ہو جائیں گے, نہ کہ آپ ہر 6 مہینے بعد کہیں کہ مجھے اب چیزیں چینج کرنی ہے. دیکھیں انٹیریئر ڈیزائنر, وہی لوگ ڈرتے ہیں, اکثر لوگ کہتے ہیں جی انٹیریئر ڈیزائنر کو نہ ہائر کرنا, پیسے بہت مہنگا ہے, بہت مہنگا ہے. دیکھیں یہ تو خیر میں ضرور کہوں گی کہ انٹیریئر ڈیزائنر مہنگا ضرور ہے. مہنگا مطلب کہ دیکھیں وہ اپنی صرف سروس آپ سے فیس لے رہا ہے نا, آپ کو کنسلٹینسی دے رہا ہے, آپ کو آئیڈیاز دے رہا ہے, آپ کا جو کہتے ہیں نا خواب, اس خواب کو آپ کو سامنے لا کے دے رہا ہے. آپ تو صرف سوچ رہے ہیں نا, یہ اچھا لگے گا, بتا رہے ہیں کہ بھئی میں یہ اس طرح کے کلرز یا مجھے ایسا تھیم چاہیے. اب اس کو پریکٹیکلی جو دکھا رہا ہے وہ انٹیریئر ڈیزائنر دکھا رہا ہے. اور آپ دیکھیں بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب وہ کنسٹرکشن کرتے ہیں تو اس میں ٹائلز کی سلیکشن غلط ہو جاتی ہے, دروازوں کے رنگ, دروازوں کے ڈیزائن, پھر وہ چینج کرتے ہیں. نہیں, پھر وہ چینج کرتے ہیں. جب وہ چینج کرتے ہیں تو میں کہتی ہوں جہاں 100 روپے آپ نے اسپینڈ کرنا ہی ہے تو وہ آپ 110 روپیز اگر 10 روپے ڈیزائنر کے لیے رکھ لیں گے, جہاں آپ کروڑوں کا گھر بنا رہے ہیں تو وہاں کچھ لاکھ آپ ڈیزائنر کے لیے رکھ لیں گے, تو آپ کا گھر ساری زندگی ہر دفعہ خوبصورت لگے گا, وہ ڈیزائنر کی ذمہ ہو جائے گی. تو ہمارے رسپانس آپ ہر وقت, ورنہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں جی 2 سال ہو گئے ہمیں گھر بناتے ہیں, ایک چیز سلیکشن ہو رہی ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو سمجھ نہیں آ رہی تو ڈیزائنر کس لیے, ہر چیز کا ایک کہتے ہیں نا پلیٹ فارم میں ایک آپ کو پروفیشنلی گائیڈ لائن دینے والے لوگ ہیں. ہر شعبے کے اندر جب تک آپ کو اویئرنیس یا کوئی آپ کو گائیڈ کرنے والا نہیں ہوگا, ڈیفینیٹلی پرفیکشن نہیں دیکھنے کو نہیں ملتی. آپ کنسٹرکشن میں آپ خود تو گھر نہیں بنا سکتے, آپ کو انجینئر کی آئیڈیا دے سکتے ہیں, لیکن آپ کو تو نہیں پتا کہ اسٹرکچر میں آپ کو کتنے اس کو آپ نے اسٹرکچر کو اسٹرانگ رکھنا ہے تو اس میں کیا کیا مٹیریل اور کتنا مٹیریل کتنی ریشیو یوز ہونی ہے. اسی طرح آپ کو انٹیریئر ڈیزائنر بھی یہ بتاتا ہے کہ آپ کے روم میں کتنے فرنیچر ریکوائرڈ ہے, کس سائز کا ریکوائرڈ ہے, کس فیبرک کا ریکوائرڈ ہے. اگر آپ کی وال ہے, اگر پلین بھی ہے تو اس پہ آپ نے لائٹ افیکٹس جو ہے وہ اٹس ویری امپورٹنٹ ناؤ اے ڈیز, کیونکہ اب آج کل لوگوں کو آپ کو پتہ ہے کہ جو گھر سیل ہو رہے ہوتے ہیں اس میں لائٹس آن ہوئی ہوتی ہیں. کیوں؟ وہ لائٹ افیکٹس باہر کے کہ وہ دکھاتے ہیں کہ آپ اٹریکشن آف کہ آپ آئیں گے اور آپ اس کو پرچیز کر لیں گے. بڑی میٹر کرتی ہے لائٹ اینڈ کلرز. ڈیزائن
دیکھیں آپ کا اگر سمپل بھی ہے, منیملسٹک ڈیزائنز آج کل زیادہ لوگ پسند کر رہے ہیں, کیونکہ اب اوور ڈو ڈیزائننگ مینٹیننس از ویری ڈیفیکلٹ, ٹائم لوگوں کے پاس نہیں ہے, اور ہر خاتون کیا ہر بچہ ہر فرد گھر میں جاب بھی کر رہا ہے, بزنس بھی کر رہا ہے. اب وہ والا ٹائم بہت کم ہو گیا ہے کہ جس میں آپ دیکھیں کہ گھروں میں لوگ موجود ہیں, سرونٹس ہیں, تو آپ ان سے سارا دن صفائیاں کروا رہے ہیں. اب لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسا گھر چاہیے جو پریکٹیکل ہو, واو ایفیکٹ ہو, ہم جب شام کو گھر آئیں تو ہمیں ایک اچھی وائبز آئے. اٹس ناٹ لائک فریش کہ اس کے اندر آپ کے کلر, آپ کا کامبوز, آپ کا فرنیچر, آپ کی لائٹس جب آپ رات کو آپ آن کریں تو وہ ایک ڈفرینٹ ایفیکٹ ہوتا ہے, آپ کو اچھی فیلنگ آتی ہے اس میں. اچھا, جب دیکھتے ہیں انٹیریئر ڈیزائننگ کی بات کریں یا انٹیریئر ڈیکوریشن, ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ جی بالکل, دیکھیں میں اب آپ کو یہ تو میں ہر کسی کو ایجوکیٹ بھی کرتی ہوں اور تھوڑا یہ بتانے کی کوشش کرتی ہوں کہ اٹس 4 فیلڈس بیسیکلی, کنسٹرکشن, آرکیٹیکچرنگ, انٹیریئر ڈیزائننگ اینڈ انٹیریئر ڈیکوریٹنگ. اچھا, یہ سب ڈفرینٹ فیلڈز ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اب جیسے فار ایگزامپل انٹیریئر ڈیکوریٹنگ اینڈ انٹیریئر ڈیزائننگ میں کیا ڈفرینس ہے. ڈیزائننگ از لائک کہ آپ نے ایک چیز کو کریٹ کرنا ہے جو کہ آپ کی جس میں آپ کے پورے گھر کی فنیشنگ آتی ہے. اٹس ناٹ ڈیکوریٹنگ. ٹھیک ہے, ڈیکوریٹنگ آتا ہے جب آپ کی فنیشنگ ہو جاتی ہے, جس فنیشنگ از لائک کنسٹرکشن, گرے اسٹرکچر کے بعد آپ کے جس میں آپ ونڈوز ہیں, آپ کے ڈورز ہیں, آپ کی سیلنگ, آپ کی فلورنگ, آپ کا کچن, ٹائل سلیکشن, مطلب جتنی فنیشنگ گھر کی ہونی ہے, بیوٹیفیکیشن, میک اپ کرنا ہے, تو وہ ہے فنیشنگ, انٹیریئر ڈیزائنر کا کام ہے. ساتھ پھر اس کے ساتھ انٹیریئر ڈیزائنر یہ پوچھتا ہے کہ یو وانٹ فنیشنگ ود فرنیشنگ, انٹیریئر ڈیزائننگ ود ڈیکوریٹ, مطلب آپ ڈیکوریٹ بھی کروانا چاہ رہے ہیں تو اس میں فرنیچر آتا ہے, اس میں فرنیچر, فریمز, جو آپ کے ڈیکور آئٹمز ہوتے ہیں. اٹس اے ڈیکور آئٹمز. اس پہ ابھی ہم مزید جانتے ہیں, بریک لینی ہے, بریک کے بعد یہ دونوں کو مزید آپ کلیئر کیجیے گا. ناظرین, یقیناً ایک بہت بڑا شعبہ ہے, ایک بہت ہی خوبصورت فیلڈ ہے, لیکن اس کی خوبصورتی کو مزید انہینس کر سکتے ہیں اگر ہم اویئر ہو جائیں گے. تو مزید جانیں کہ رابعہ سے, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا پہلا ٹاپک جس پہ ہم بات کریں انٹیریئر ڈیزائننگ کے حوالے سے ڈسکشن کی جا رہی ہے. جناب, یہ بہت ہی خوبصورت سا شوق ہے, لیکن اس شوق کے بارے میں اویئرنیس کا ہونا بڑا ضروری ہے. تو اسی پہ بات کریں. رابعہ ہمارے ساتھ ہے. رابعہ, ہم بات کر رہے تھے انٹیریئر ڈیزائننگ اور انٹیریئر ڈیکوریشن کے فرق کے حوالے سے ہم ڈسکشن کرتے ہیں. وہ آپ بات اپنی مکمل کر لیجیے, اس کے بعد اگلی بات مجھے یہ بتائیے گا کہ اس فیلڈ میں آنے والے جو نیو ٹیلنٹ ہے, جو نیو لوگ ہیں, جو نئے ہمارے بچے ہیں, یا آپ کی میں بات کروں تو کون سے پرابلم فیس کرنے پڑ سکتے ہیں؟ جی, پہلے تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ انٹیریئر ڈیزائنر اینڈ ڈیکوریٹر جو ہوتے ہیں, اٹس اے ڈفرنٹ پلیٹ فارم. ڈیکوریٹر از لائک کہ آپ جو دکانوں پہ دیکھتے ہیں ڈیکوریشن آئٹمس, جس میں فرنیچر ہے, آبجیکٹس ہیں, آپ کو ہینگنگز مل جائیں گی, وال ہینگنگز ہیں, جتنی بھی آپ امپورٹ کریں انٹرنیشنلی, ٹھیک ہے, چائنا سے کریں, اٹلی سے کریں, آپ ٹرکی سے کریں, تو وہ آپ نے ایک آؤٹ لیٹ بنائی ہے جس میں آپ ڈیکوریٹنگ آئٹمس یو آر سیلنگ. ٹھیک ہے, وہ اور انٹیریئر ڈیزائنر جو ہوتا ہے وہ سروس پرووائڈر ہوتا ہے. انٹیریئر ڈیزائنر کوئی پروڈکٹ سیل نہیں کرتا, وہ اپنا دماغ سیل کرتا ہے, وہ اپنے آئیڈیاز سیل کرتا ہے, وہ انوویٹ کرتا ہے, وہ کریٹ کرتا ہے. ڈیزائنر از اے کریٹر. اینڈ آرکیٹیکٹ جو ایک اسٹرکچر کو کریٹ کرتا ہے, ایک اسٹرکچرز بناتا ہے, اور کانٹریکٹر جو اس کو بناتا ہے, جو اس کو کنسٹرکشن میں لے کے جاتا ہے. تو دیز آر 4 کیٹیگریز جو کہ اس فیلڈ میں ہیں. جس طرح کہ ایک میڈیکل لائن میں بھی جب آپ MBBS کرتے ہیں تو فار ایگزامپل کہ آپ کو 5 سال پڑھا تو دیا جاتا ہے, لیکن آپ ایک فیلڈ میں اسپیشلائز کرتے ہیں. آپ پوری باڈی میں تو اسپیشلائز, آپ آئی اسپیشلسٹ, یا آپ کہیں کہ میں کارڈیولوجسٹ بھی ہوں, میں آئی اسپیشلسٹ بھی ہوں, میں ڈینٹسٹری میں بھی ہوں, یا میں BDS بھی, اس میں نہیں ہو سکتا نا. آپ ایک چیز میں اسپیشلائز. تو انٹیریئر بھی اور اس فیلڈ میں بھی بہت سی واسٹ فیلڈ ہے, اور اس میں ایک چیز میں آپ اسپیشلائز کرتے ہیں. اوکے, یعنی ہر فیلڈ, ہر چیز کے اندر آپ نہیں کر سکتے آپ. جی, اور جہاں تک آپ پرابلمز کی بات, جی پرابلمز, سب سے مین پرابلم یہی ہے ہمارے لیے کہ ہمارا جو کمپٹیٹر ہے وہ ہمارے ساتھ, انٹیریئر ڈیزائنر از لائک اونلی پلیٹ فارم جو کہ اس وقت سفر کر رہا ہے. کیونکہ انٹیریئر ڈیزائنر کا لوگوں کو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ انٹیریئر ڈیزائننگ جو ہوتی ہے وہ ایک سیپریٹ پارٹ ہے. اس کے ساتھ آپ کا جتنا یہ انڈسٹری ہے انٹیریئر سے ریلیٹڈ, یہ سب کہتے ہیں کہ ہم انٹیریئر ڈیزائنر ہیں. اچھا, آپ ایک انٹیریئر ڈیزائنر یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ آرکیٹیکٹ ہے, وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں انجینئر ہوں, وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں کانٹریکٹر ہوں.
ٹھیک ہے, وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فرنیچر میکر ہوں یا کچھ بھی, وہ نہیں کہتا, وہ کہتا ہے میں ڈیزائنر ہوں, ٹھیک ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے اس ملک میں لوگوں کو بالکل اس چیز کا آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ جو آرکیٹیکٹ ہے وہ آرکیٹیکچرنگ کو فوکس کر رہا ہے نا, تو ٹھیک ہے وہ اچھا ڈیزائن مین کے دے دے گا, لیکن جو ڈیزائننگ ہے وہ انٹیریئر ڈیزائنر ہی دے سکتا ہے. بالکل ایسے, جو جس کا کام ہے وہی اس کو پرفیکٹ کر سکتا ہے. یہ ہمارے لیے, اور دوسرا کارپینٹر ہے, پینٹر ہے, لیبر ہے, وینڈرز ہیں, ایوری بڈی از ڈیزائنر ہے. یہ ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے اس چیز کا کہ کوالیفائڈ ڈیزائنر کے ساتھ جب ایسے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ وی آر ڈیزائنر, اور کلائنٹ آ کے کہتا ہے کہ میم آپ کی تو یہ فیس ہے تو ہمیں تو یہ چیز وہی کارپینٹر دے رہا ہے. ہاں, تو دیکھیں آپ کس کو کس کام کے ساتھ میں بھی فرق, اور آپ کس سے کمپیئر کر رہے ہیں. میں تو ایسے کہوں گی جیسے ایک کارڈیولوجسٹ کوئی ہے تو اس کے ساتھ آپ یہ کہتے ہیں جو ہیلپر نرس ہوتی ہے, تو نرس از ڈوئنگ what nurse is doing and what the cardiologist is doing. تو آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ نرس تو اتنے مجھ سے پیسے لے رہی ہے, تو سر آپ کیوں اتنے پیسے لے رہے ہیں, تو یہ ڈیزائنر جو ہے نا وہ اس کا بہت اچھی ایگزامپل, اور یقیناً یہ اگر ہم فرق سمجھ جائیں تو پرابلم ساری حل ہو جائے گی. ایک اچھے پروفیشنل انٹیریئر ڈیزائنر کی بات کریں تو کچھ ایسی بیسک خوبیاں بتائیں تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ ہو کہ واقعی میں انٹیریئر ڈیزائنر کون ہے, اس میں کیا ایسی اسپیسیفک چیزیں ہیں جو مجھے فوکس کرنی چاہیے. جی دیکھیں, انٹیریئر ڈیزائننگ میں سب سے پہلے تو آپ کا پیشن ہونا, کہ پیشنیٹ آپ کو ہونا بہت ضروری ہے, اور اگر تو آپ پیشنیٹ ہیں پھر آپ اس فیلڈ میں آئیں. صحیح, ٹھیک ہے, پیسہ کمانا, ادروائز نہ اپنا ٹائم ویسٹ کریں نہ دوسروں کا بھی نہ کریں, کیونکہ دیکھیں یہ ایک آرٹ ہے. آرٹسٹ جو ہوتا ہے نا وہ اس کو کہا جاتا ہے نا کہ جو آرٹسٹ ہے وہ اپنی ایک دنیا میں رہتا ہے, اس کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے. اگر تو یو تھنک کہ آپ کوئی چیز نئی کریٹ کر رہے ہیں یا آپ کا اپنا ایک سٹائل ہے, آپ یو آر ویری گڈ ان کلر اسکیمنگ, اور آپ لوگوں کو ان کے مطابق ان کی ڈیزائنس کو کریٹ کر کے ان کو وہ سروس دے سکتے ہیں. آپ کیا آپ لوگوں کے ساتھ ان کو, کیا ایک ایسا ہے کہ سم ٹائم ایسے کلائنٹس بھی آ جاتے ہیں جو آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے وہ چیز دیکھی ہے لیکن ٹرینڈ میں نہیں ہے, آپ ان کو گائیڈ کریں. یہ نہیں ہے کہ جو انہوں نے کہہ دیا بس آپ نے کرنا ہی کرنا ہے, تو ڈیزائنر کا یہ کام نہیں ہوتا. ڈیزائنر ہمیشہ اچھی ایڈوائس دیتا ہے, اور آپ کو کمٹمنٹ پوری, سب سے چیز پہلی ہے کمٹمنٹ, کیونکہ ڈیزائنرز کے ساتھ لوگوں کو یہ پرابلم آ رہا ہوتا ہے, کانٹریکٹرز کے ساتھ بھی, کہ آپ ٹائم دیتے ہیں 1 مہینے کا تو ایک پروجیکٹ چلا جاتا ہے 3 مہینے کے اوپر. ٹھیک ہے, یہ ہو جاتا ہے. یہ ڈیزائنر کا کام ہے کہ وہ اپنے ڈیزائن کو تو ایٹ لیسٹ جو اس کے ہاتھ میں کمٹمنٹ, مکمل آنیسٹی, کریشن, پیشن, ٹیلنٹ, اسکل, یہ سب چیزیں آپ کے اندر ہونی ضروری ہیں. اور آپ کا پروفائل, جیسے کہ جو بچے اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں تو میں ان کو یہ کہوں گی کہ وہ آج کل پاکستان میں بہت سی ایسی فرمز, ریئل اسٹیٹ کمپنیز بھی ہیں, انٹیریئر ڈیزائننگ کی کمپنیز ہیں, اس میں آپ آ کے پہلے اپنی پریکٹس کریں, جاب کریں. ویری امپورٹنٹ. ایز اے انٹرنشپ, باقی اگر کسی جاب کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کہیں نہ کہیں انٹرنشپ کرتے ہیں نا, جی, تو یہ بھی ایک بہت بڑا شعبہ, ایک بہت بڑی جاب, ایک فیلڈ ہے. تو انٹرنشپ کے ساتھ جاب بھی کر سکتے ہیں. انٹرنشپ کے آپ کو جاب بھی مل جائے گی. پیسوں کو نہ سوچیں, شروع میں یہ سوچیں کہ جب آپ یونیورسٹی میں بھی تو اتنا پے کر کے آئے ہیں نا, وہ بھی تو آپ فیس دے رہے ہیں. تو آپ جب انٹیریئر ڈیزائننگ کمپنی میں آتے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں ڈگری مل گئی ہے تو اب ہمیں سیلری اسٹارٹ ہوگی. تو آپ کو شروع میں انٹرنشپ کرنی پڑے گی, کیونکہ آپ کا میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یونیورسٹی میں آپ نے بکس میں ضرور پڑھی ہیں. اسی بات میں اپنا پیغام بھی ہمارے جو بچے ان کے لیے ایڈ کر دیجئے جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں. جی, میرا یہی ہے کہ آپ لوگ سب سے پہلے تو اپنے اندر کا ٹیلنٹ جگائیں, اور یہ دیکھیں کہ آپ کس چیز میں آپ کی اسپیشلٹی ہے. اور اسپیشلٹی مین کہ اگر آپ آرکیٹیکچرنگ میں ہیں, ڈیزائننگ میں, جس میں بھی ہیں, آپ اسی کو اسٹڈی کریں اور اس کو فوکس کریں اور اپنی کمٹمنٹ کو پورا کریں, اور جتنی اس میں آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں مٹیریل سے ریلیٹڈ تو وہ آپ ضرور لیں. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ رابعہ, وقت دیا آپ نے, اتنی خوبصورت اتنی اہم معلومات ہمارے ساتھ شیئر کی. یقیناً ناظرین انٹیریئر ڈیزائننگ کی بات کرتے ہیں, خوبصورتی کی بات کرتے ہیں. آپ اپنے گھر کو, آپ اپنے کولیگ یا آپ سوسائٹی میں نکلے ہیں, یہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ آپ نے کاپی پیسٹ نہیں کرنا, آپ خود کریٹر بنیں, کچھ ڈفرینٹ لے کر آئیں, اور اگر آپ اس فیلڈ میں آئے ہیں تو 100% اس کو دیں تاکہ پتہ چلے کہ واقعی ایک انٹیریئر ڈیزائنرز کا کام جو ہے, اس کی خوبیاں جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہیں. بریک کی جانب بڑھنے سے نا, بریک کے بعد جو اگلا ہمارا ٹاپک ہوگا وہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے. آرٹ گیلری کے حوالے سے ہم ڈسکشن کریں گے, اور آرٹ گیلری کے حوالے سے جب دیکھتے ہیں تب بھی بہت سارے سوال مائنڈ میں آتے ہیں
कि एक जो ऑथेंटिक जो प्रॉपर आर्टिस्ट है और जो हम कहते हैं मौसमी आर्टिस्ट आ जाते हैं, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है और वाकई ये एक बहुत बड़ी तख्लीक है ये आर्ट की जब हम बात करते हैं तो कैसे इस तख्लीक को हम समझ सकते हैं उस पर बात की जाएगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है जनाब, जिस पे हम बात करने वाले हैं आर्ट गैलरी के हवाले से, ये कहना ये भी एक खूबसूरत शौक़ है। प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने कहा था कि आज के हमारे जो दोनों टॉपिक हैं, इनकी पूरा प्रोग्राम जो है आज हमारा रंगों से भरा हुआ होगा, क्योंकि दोनों टॉपिक ही हमारे एक अपनी खूबसूरती रखते हैं। और जब हम बात करते हैं किसी भी चीज़ को खूबसूरत बनाने की, चाहे हम अपने घर की बात करें, ऑफिस की बात करें, होटल्स की, अपने जो फैक्ट्रीज़ हैं उनकी बात करें, तो हम खूबसूरती चाहते हैं। इसी तरह से जब हम आर्ट की बात करते हैं, किसी भी इमारत की या एक ऐसा मखसूस एरिया उसकी बात करते हैं, उस पर जो खूबसूरत से रंगों के साथ जो एक आर्टिस्ट खेलता है, उस आर्ट को कैसे सराहा जाना चाहिए, या उस आर्ट की जब हम आज वैल्यू देखते हैं और आज अपने बच्चों में क्या ये पैशन, ये लगन, आज ये शौक़ पाया जा रहा है, या उनके शौक़ को उस तरह से वैल्यू कर रहे हैं, या फिर हम कहीं ना कहीं अपने कामों में, अपनी उलझनों में, अपनी ज़िंदगी की मसरूफियात में इतना बिज़ी हो चुके हैं कि हमें इस आर्ट की जो एक वैल्यू है, जो एक वर्थ है, वो नहीं हम समझ पा रहे। इसी पे जनाब हम बात करें और इस पे ये तमाम तर चीज़ें डिस्कस करने के लिए जिन्होंने हमें आज ज्वाइन किया है, माशाल्लाह उनका काम आप लोग देखते रहते होंगे, बेशुमार नेशनल बात के, इंटरनेशनल लेवल के बात के प्रोजेक्ट्स जो है वो कर चुके हैं, अपनी एक आर्ट गैलरी जो है वो रन कर रहे हैं। ना सिर्फ ख़ुद एक आर्टिस्ट हैं बल्कि बहुत सारे आर्टिस्ट उन्होंने क्रिएट किए हैं, बहुत सारे लोगों को वो सिखाते भी हैं और सिखा भी रहे हैं। तो यकीनन इस तरह के लोग जब आपको फील्ड में देखने को मिलते हैं तो बड़ा फ़ख्र होता है, बड़ी खुशी होती है कि आज भी लोग इस फील्ड के ऊपर, इस शोबे में अपने आप को स्टेबल रखे हुए हैं, और ना सिर्फ ख़ुद को बल्कि दूसरों को भी इस जो है वो प्रोफेशन की तरफ लेकर आ रहे हैं और इसकी जो वैल्यू है वो उजागर किए हुए। तो जनाब हमारे साथ मौजूद हैं आर्टिस्ट आशिर सिद्धू साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? दुआएं आपकी। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू आपका, आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। शो आपका देखते रहते हैं थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगता है आपके स्पेशली जो टॉपिक्स हैं बहुत अच्छे होते हैं यकीनन, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो नाज़रीन है वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों से जो है वो आगाही हासिल कर सकें। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप ही के काम से आगाज़ करना चाहूँगी, आप ही की लाइफ से आगाज़ प्रोग्राम का स्टार्ट लेना चाहूँगी इस टॉपिक का कि आर्टिस्ट की जब हम बात करते हैं और आर्ट की बात करते हैं तो कहा जाता है कि ये एक बड़ा महंगा शौक़ है और इस शौक़ को जो पालते हैं यकीनन उन्हें फिर उस पर फोकस भी रखना पड़ता है। तो आपके अंदर ये शौक़ कैसे पैदा हुआ और कब आपको लगा कि मैं एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूँ? ये तो अभी तक नहीं कभी लगा। अभी तक नहीं लगा? हमेशा अपने आप को मैं स्टूडेंट ही समझता हूँ। क्या बात है। अच्छा, मुझे लगता है, मुझे ये नाज़रीन के लिए मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी, सॉरी आपकी बात कट कर रही हूँ, कि कामयाब लोग जो है ना वो हमेशा सीखते हैं, वो कभी ये नहीं कहते कि नॉट इनफ, खत्म हो गया। आर्ट स्पेशली इतनी वास्ट फील्ड है, इतनी इसमें डेप्थ है, जितना इसकी गहराई में जाते जाएंगे आपको और आगे रास्ते नजर आएंगे। तो यही हमेशा फील होता है कि अभी बहुत कुछ सीखना है। अच्छा। लेकिन उसके लिए अंदर जुस्तजू होनी चाहिए। अगर जुस्तजू ही नहीं है तो आप समुंदर के किनारे पे खड़े हैं तो फिर तो आपके लिए सब कुछ आसान है। तो जब तक आप अंदर छलांग नहीं लगाएंगे आपको उसकी गहराई का पता नहीं चलेगा तो फिर तब तक नहीं पता चल सकता। तो इसलिए जिसे समझ आ जाती है उसके लिए बहुत मुश्किल है। उसे हमेशा फील होता है कि उसने बहुत कुछ सीखना है। अच्छा। उसने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, उसने बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है। तो मैं इसी जुस्तजू में रहता हूँ। हम अगर आर्ट गैलरी की बात करें, आर्टिस्ट की बात करें, पेंटिंग की, इस तरह स्केचिंग की बात करें, ये एक ऐसा ये शोबा हम कह सकते हैं जिसकी कोई हद मुकर्रर नहीं है। ऐसे ही है। बिल्कुल। यानी अनलिमिटेड, बिल्कुल लिमिटेड नहीं है ये। ना ही इसमें मीडियम्स में कोई लिमिट है, ना ही किसी स्टाइल में लिमिट है। अच्छा। आर्टिस्ट जो है वो इन सारी चीज़ों से वो आज़ाद होता है, तभी वो अपने जो थॉट्स की फ्रीडम है उसे पेंट कर सकेगा, उसे पोर्ट्रे कर सकेगा, उसे अच्छी तरह से कैनवस पे एक्सप्रेस कर पाएगा। तो अगर तो वो अपने उसने जो थॉट्स है उन्हें बाउंड किया हुआ है स्टाइल्स में या बहुत सी और लिमिटेशंस हैं बहुत सी, तो उस तरह से कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो वो फिर डायलॉग्स के तौर पे तो कर सकता है। अच्छा। लेकिन प्रैक्टिकली नहीं कर पाएगा। तो आर्ट है ही प्रैक्टिकल का नाम है।
उसमें ड्रामा और उसमें डायलॉग्स नहीं चलेंगे, वो प्रैक्टिकल एक्टिंग में चल जाता है। हाँ। उसमें जरूरी है डायलॉग्स और एक्टिंग, आर्ट में नहीं चलेगा। आर्ट में नहीं चलता। अच्छा आश्रम, हम आर्ट गैलरियों की भी साथ चूँकि बात करें, आर्ट गैलरी पे भी हम बात करें, क्योंकि यकीनन एक आर्टिस्ट को सराहना, अप्रिशिएट करना, उसके लिए ऐसी गैलरियाँ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आर्ट गैलरियों को बेसिकली मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इनको कायम करने के पीछे क्या मफादात या क्या मकासद हैं जो हम समझ सकें। एक्चुअली डिफरेंट टाइप्स की गैलरीज होती हैं। कुछ होती हैं जहाँ सिर्फ डिफरेंट आर्टिस्ट का काम डिस्प्ले किया जाता है। डिफरेंट क्यूरेटर्स होते हैं, तो वो आर्ट क्यूरेटर्स आर्टिस्टों से वो कांटेक्ट करते हैं, उन्हें अप्रोच करते हैं और उनकी एग्जीबिशंस वो अनाउंस करते हैं और ऑडियंस को वो इंगेज करते हैं। अच्छा। और उसमें एक वो पैटर्न है कि उस तरह से आर्ट को और आर्टिस्ट को प्रमोट किया जाए। ठीक है। अब बहुत से स्टाइल्स की गैलरीज हैं, एग्जीबिशंस भी होती हैं। कुछ ऐसे हैं जहाँ पे वर्कशॉप्स होती हैं, अरेंज की जाती हैं। जैसे हमारे कुछ गवर्नमेंट सेक्टर्स की हैं, पीएनसी हो गया। अगर हम अपने लोकल बात करें, अगर हम नेशनल लेवल पे या हुकूमती सतह पे देखें तो हमारी कितनी बड़ी है इस वक्त आर्ट गैलरियाँ हैं? काफ़ी गैलरीज हैं। नेशनल लेवल पे तो हर जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आर्ट काउंसिल होती है। अगर प्राइवेट देखे तो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हर सिटी में बहुत ज़्यादा है। वो नाम लेना शुरू करें तो वो इसी में टाइम गुजर जाएगा। हर सिटी में एक वो आर्ट काउंसिल होते हैं। जैसे हमारे रावलपिंडी में रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल है, इस्लामाबाद में है पीएनसी। बिल्कुल ऐसे है। पीएनसी तो पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स है, तो वो तो सबके लिए ही है ओवरऑल। तो हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग होती है। ठीक है। तो वहाँ भी क्लासेस होती हैं, वहाँ एग्जीबिशंस भी होती हैं, वर्कशॉप्स भी होती हैं। और अच्छा है कि बहुत से लोग उन्हें विजिट करें। जितने आर्ट लवर्स हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो इन गैलरीज को विजिट करें, वहाँ मुख्तलिफ आर्टिस्टों का काम देखें, उससे कुछ सीखें। जितना काम आप देखेंगे आप उसमें से बहुत कुछ सीखेंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको काम देखना आता हो। और उसके लिए ज़रूरी है कि पहले सीखें किसी अच्छे मेंटोर से। आपको देखना भी पता चले कि आपने देखना कि उसमें क्या जज करना है। अच्छा आर्टिस्ट वही होता है जिसे अच्छा आर्ट देखना आता है। वो अच्छा देखेगा या वो नेचर को किस तरह देखता है, तो वो फिर उसी तरह नेचर को पेंट करेगा। उसे अगर नेचर देखना ही नहीं, नेचर को देखना ही नहीं आता, वो उसे पेंट क्या करेगा। तो इसीलिए हम आर्टिस्ट जो होते हैं, हम अगर नेचर में गए हैं तो बाद टाइम हम अकेले ही वहाँ बैठे हैं, बड़े दूर अंदेश होते हैं। मैं खुद अक्सर ये मार्गला हिल्स पे चले जाता हूँ। अच्छा। तो वहाँ बैठ के मैं हवाओं को फील करता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। और उसका जो साउंड होता है, ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद आप बताइएगा कि एक आर्टिस्ट जो है वो कैसे फील करता है और उस सोच को वो कैसे फिर जो है वो एक पेंटिंग की शक्ल देता है। इस पे नाज़रीन हम बात करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है जिसमें हम डिस्कशन करें, आर्ट गैलरी के बारे से बात की जा रही है, आर्टिस्ट के बारे से बात की जा रही है। जब हम पेंटिंग को देखते हैं या डिफरेंट स्केचिंग जो की जा रही होती है उसको देखते हैं, या एक आर्ट की जो एक टैलेंट है इसको जब हम देखते हैं, और पाकिस्तान में इसका जो स्कोप है और किस तरह से इसे प्रमोट किया जाता है, इसकी वैल्यू को समझा जाता है, या जो हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की जो आर्ट गैलरी हैं उसमें जो जब डिफरेंट एग्जीबिशंस होती हैं तब कितने लोग जो है इसे सराहते हैं, इसे अप्रिशिएट करते हैं। एक आर्टिस्ट को मोटिवेशन जो है वो मिलती है जब लोग उसके काम को सराहें, उसे वैल्यू करें। तो क्या ये सारी चीज़ें जो उसकी कामयाबी या उसके सुकून या उसके पैशन के साथ रिलेट करती हैं, ये इस वक्त एक आर्टिस्ट को मिल रही हैं या फिर अभी भी ज़रूरत है? तो उसी पे हम बात करें। आशिर हमारे साथ हैं। आशिर, हम बात कर रहे थे कि आर्टिस्ट बड़ा दूर अंदेश होता है, उसकी अपनी एक दुनिया होती है, उसी में वो मगन रहता है, उसी में वो खोया रहता है और कुदरत की रंगीनियों को वो ऑब्जर्व करता है और फिर उसे वो अपनी पेंटिंग की एक शक्ल देता है। जब तक आप में ये चीज़ें ना हो तो क्या एक अच्छा आर्टिस्ट क्रिएट हो सकता है? कभी भी नहीं, मुमकिन ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ मसला ही है कि स्पेशली अगर मैं अपने यहाँ की बात करूँ, पाकिस्तान की, यहाँ ईजल लेते हैं, कैनवस लेते हैं, अच्छा, और समझते हैं कि हम आर्टिस्ट बन गए, बन चुके आर्टिस्ट। यस, इंस्टाग्राम पे मैं देखता हूँ अभी फर्स्ट स्केच कर वो अपलोड करते हैं, हाँ, और साथ ही ऊपर उनके लिखा होता है DM फॉर कमीशन्ड। अच्छा, तो पहले अच्छी तरह से सीखें, किसी अच्छे आर्टिस्ट के पास आप जाएं, उससे सीखें। उस्ताद तो जरूरी है, कम से कम फंडामेंटल सीखें, आर्ट के जो मेन बेसिक कुछ प्रिंसिपल्स है वो सीखें। यहाँ तो ऐसा है कि बहुत से जो
काफ़ी टाइम से भी पेंटिंग्स कर रहे होते हैं, उन्हें एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स का ही नहीं पता होता, क्योंकि सीखते नहीं है। सीखना ज़रूरी है, सीखना, यस। आर्टिस्ट बनना बहुत मुश्किल काम है, बिल्कुल ऐसे बना नहीं जाता, आर्टिस्ट बाय बर्थ होता है। ये बात वेरी तो आर्टिस्ट को आर्टिस्ट नहीं बना सकते और बेवकूफ़ को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ये होते हैं ये होते हैं, बाय ये बर्थ ही होते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कोई अगर अच्छा आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो वो नेचर को ऑब्जर्व करे। ऑलराइट, सही। अच्छा, इसके जो मेन जो चीज़ें हैं जिन पे एक आर्टिस्ट को फोकस करना चाहिए, या कुछ ऐसे पॉइंट्स जिन्हें हम मद्देनज़र रखें ताकि अगर हमारे अंदर ये खुदादाद सलाहियत है तो उसे निखारने के लिए कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो यकीनन हमें पता होने चाहिए, तो वो नाज़रीन को ज़रूर बताएं ताकि हमारे जो नए बच्चे जो जिनके अंदर ये फ़न है या एक शौक़ रखते हैं वो बेसिक चीज़ों को समझ जाएँ ताकि उस पर वो काम कर सकें। ये तो मैं प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छा बता सकता हूँ लेकिन जितने इस फील्ड में आना चाहते हैं मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले सर्च करें कि अच्छा आर्टिस्ट कौन है, ठीक है, अच्छा टीचर कौन है। ठीक है। हर अच्छा परफॉर्मर अच्छा टीचर नहीं होता। हो सकता। वेरी और ट्रू। बहुत से यहाँ अच्छे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने कोई अच्छा आर्टिस्ट आगे प्रोड्यूस नहीं किया, कोई अच्छी प्लांटेशन नहीं की। तो इस चीज़ को पहले समझना होता है कि सीखना कहाँ से है। आप जिसके पास सीखने जा रहे हैं वो अच्छा मेंटोर है भी है कि नहीं, बजाय कि आपके वो 10 साल वेस्ट कर दे तो उसके बाद आपको ख्याल आए कि टाइम पे पहले सही डिसीजन ले लें। उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले वर्क करें कि वो अच्छा आर्टिस्ट तो है, ठीक है, लेकिन अच्छा टीचर भी है। आपका टाइम तो वेस्ट नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत से लोग कर रहे हैं, मैं किसी के खिलाफ बात नहीं करूंगा, ना ही किसी जो बात है जो मार्केट में एक रियलिटी है वो तो यकीनन उस पे बात किसी जॉनरा के खिलाफ मैं बात करूंगा कि डिफरेंट मीडियम्स हैं, स्टाइल्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट है, रियलिज्म है, कंटेम्प्रेरी है, जो भी जिस अपने मीडियम में या डोमेन में काम कर रहा है वो अच्छा है, लेकिन प्रॉपर सीख के करें। और ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें। वो तो बहुत जरूरी है। वो कहते हैं जैसे सीनियर्स की करते हैं बामुराद बेअदब बेमुराद, ये बचपन से जैसे सीनियर्स की करते हैं वैसे ही जूनियर्स की भी करें। ये फर्ज है। कहते हैं ना आप अपने से छोटे से भी कभी ना कभी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और वो आप वाली बात के बादब बामुराद बेअदब बेमुराद, आर्ट बेअदब के लिए नहीं है। ये तो यस ट्रू। आपके अंदर अदब है, आर्ट खुद ही आपके अंदर आ जाएगा। क्या बात, वो खुद ही अंदर रच जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो एक अच्छा आर्टिस्ट पहले अंदर अपने आर्ट को रचाता है, वो ही फिर उसे उसी तरह एक्सप्रेस करता है। तो उसके लिए बादब होना बहुत जरूरी है, पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का, सबका बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। फाइन आर्ट्स की हम बात करते हैं, नाज़रीन को इसके हवाले से बताइए कि इसमें कितने शोबे हैं। फाइन आर्ट्स क्या है? फाइन आर्ट्स देखें बेसिकली है तो एस्थेटिक सेंस है। ठीक है। अब यहाँ मैं एंटर ही हुआ तो मुझे अच्छी एक एस्थेटिक सेंस नज़र आई कि हर चीज़ अच्छी तरह अरेंज की हुई है, सेट अच्छा है। तो ये जिसने भी अरेंज किया वो एक अच्छा आर्टिस्ट है। ये एस्थेटिक्स है। फिर तो भाई मैं क्रेडिट अपनी टीम को दूंगी। जी बनता है। तो क्रिएटिव माइंड वाले। उसके लिए रिसर्च वर्क करना होता है। ठीक है। कि आपको अच्छा होने के लिए क्या कुछ सीखने के लिए आपको ज़रूरत है, क्या सीखना चाहिए। अगर तो अच्छा मेंटोर मिल जाए अच्छे टाइम पे फिर तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मुझे अच्छे टाइम पे अच्छे टीचर्स मिले, मेरे लिए वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। बिल्कुल। अभी मैं इतना एजेड नहीं हूँ लेकिन काफ़ी कुछ सीख चुका हूँ। काफ़ी जॉनरास में मैं आर्ट वर्क कर रहा हूँ, पेंटिंग, कैलीग्राफी, स्कल्पचर्स, पेंसिल वर्क, पेन, बहुत से। और क्या बात, खुद भी नहीं पता होता। और मैं शुक्र अदा करता रहता हूँ हर टाइम ऊपर वाले का कि ये करम है। बिल्कुल ऐसे। बाद में मुझे खुद नहीं पता होता कि मेरे अंदर ये भी टैलेंट है। अच्छा। ये भी स्किल ऊपर वाले ने मुझे दिया हुआ है। क्या बात है, क्या तो इसलिए मैंने कभी अपने आप को बाउंड भी नहीं किया और बस एंजॉय, आर्ट एंजॉय करने का नाम है। बिल्कुल ऐसे। आप कुछ भी पेंट करें उसे अच्छी तरह एंजॉय करें। यस, तो बिल्कुल, ना कि अपने ऊपर एक स्ट्रेस तारी रखें। उसके लिए फिर जरूरी है कि आप पहले सीखे फिर एंजॉय कर सकेंगे, वरना तो एक वो बहुत से आर्टिस्ट ऐसे भी हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो जो कुछ पेंट करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। अच्छा, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? फोकस नहीं है? वो भी एक एलिमेंट है, लेकिन अच्छी तरह सीखे नहीं होते।
अच्छा, सीखना बहुत ज़रूरी है। सबसे जो मेन चीज़ है वो कि हम सीखें किसी अच्छे मेंटोर से सीखें। जब तक सीखेंगे नहीं, जो हम सोच रहे हैं वो कभी भी हम नहीं बना सकते। मेरे पास भी गैलरी में बहुत से लोग आते हैं, तो अच्छा, हाँ, चूंकि आप तो सिखाते भी हैं। क्लासेस भी ले रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स वहाँ से अच्छे स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, अपने स्टूडियोज बना रहे हैं, क्लासेस आगे ले रहे हैं। मेरी कोशिश है अच्छी प्लांटेशन की जाए, कम्युनिटी को अच्छे क्रिएटिव लोग दिए जाएं, पॉजिटिव वाइब्स वाले लोग दिए जाएं, पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग दिए जाएं, जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बहुत से लोग आते हैं, वो बड़े फख्र से बताते हैं जी ये हमारा आर्ट वर्क किसी से नहीं सीखा। तो ये अच्छी बात नहीं है कि किसी से नहीं सीखा। नहीं, ये उस्ताद सीखना बहुत ज़रूरी है। उस्ताद जब तक आपका नहीं होगा आपके काम में या किसी भी हम फील्ड की बात करते हैं, परफेक्शन उसमें नहीं होती है। अच्छा, ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक के बाद ये मैं चीज़ आपसे ज़रूर जानूंगी कि आर्ट की जब हम बात करते हैं, जैसे आपने कहा सीखना बड़ा ज़रूरी है या इसकी प्रॉपर तालीम होती है, एजुकेशन होती है, वो हम हासिल करते हैं, तो उसके बाद फाइनेंशियली तौर पर ये हमें कितना सपोर्ट कर सकता है हमारा जो हमारा आर्ट है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन ब्रेक के बाद आप डिटेल में इस पर ज़रूर बताइएगा कि इसका क्या हमें फ़ायदा हो सकता है या क्या अपनी मदद आपके तहत हम चीज़ें करते हैं या कोई इसमें नुकसान उठाना पड़ता है। नाज़रीन, इस पे हम वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा टॉपिक जनाब, हम आर्ट के हवाले से बात कर रहे हैं, आर्ट गैलरीज के हवाले से डिस्कशन की जा रही है। पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो इसको कितना वैल्यू किया जा रहा है, कौन कौन से मसाइल हैं जो एक आर्टिस्ट को फेस करने पड़ रहे हैं और किस तरह से उन मसाइल का हल जो है वो मुमकिन हो सकता है। इसी पर बात करें। आशीष सिद्धू साहब हमारे साथ हैं। आशीष साहब, बताइएगा, ब्रेक पे जाने से पहले सवाल मैंने किया था कि आज की तालीम हासिल करने के बाद, क्योंकि कहा जाता है कि एक बहुत ही महंगा तरीन शौक है, इसकी तालीम हासिल करने के बाद एक आर्टिस्ट को माली लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या फ़ायदा हासिल होता है या फ़वाइद हासिल होते हैं? जी, काफ़ी फ़ायदे हैं इसके। एक तो आपके साथ हर टाइम एक कंपनी होती है। अच्छा, आप कभी अपने आप को तन्हा फील नहीं करेंगे। कभी आप को कभी किसी चीज़ की वो, मैं अपने आप को देखता हूँ ना, तो कभी ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। अच्छा, बल्कि मुझे टाइम चाहिए होता है कि मैं अकेला बैठूं। बाकी माली फायदा तो क्योंकि आजकल हालात को देखे तो फाइनेंशियली यकीनन हर इंसान सोचता है। बहुत अच्छा है। पाकिस्तान में इतनी वैल्यू है आर्ट की। अच्छा, इतनी वैल्यू है कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले अच्छी तरह सीखें। बहुत से लोग हैं जो अक्सर वो पोस्ट वगैरह भी डाल रहे होते हैं कि पाकिस्तान में आर्ट की कदर नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, पहले अच्छी तरह सीखें। और पाकिस्तान में इतने आर्ट लवर्स हैं, इतने आर्ट कलेक्टर्स हैं, वो आपको ढूंढेंगे, लेकिन क्वालिटी मैटर करती है कि आप क्या क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं करते, सीखते नहीं है, और बाद में वही लोग शोर डाल रहे होते हैं कि पाकिस्तान में आर्ट की कदर नहीं है। बहुत कदर है। जब आप उस तरह की चीज, एक वैलिड चीज नहीं देंगे तो कैसे कदर होगी? लोगों का टेस्ट इतना अच्छा हो चुका है आर्ट के मामले में, बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए एक आर्टिस्ट को उसी तरह मेहनत करना होती है। मैं खुद बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ कि एक अच्छा क्वालिटी वर्क देना है। कभी मैंने जान नहीं छुड़वाई। जितना आता है मैं अपना हमेशा बेस्ट देता हूँ। अच्छा, ये बेस्ट आप तभी दे सकते हैं, मुझे लगता है, जब आप में एक लगन, पैशन, शौक जब होता है ना, आप तभी ये चीजें करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जबरदस्ती कुछ भी पॉसिबल नहीं है। उसके लिए फिर पैसे मैटर नहीं करते। आप बेस्ट दें। अगर पैसे के पीछे भागेंगे फिर तो कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे है। बहुत से लोग इसी माइंडसेट से आते हैं कि जी हम पेंटिंग सीखना चाहते हैं तो इसका क्या फायदा होगा, क्या फायदा, कितने पैसे कमा सकते हैं। बहुत से लोग हैं वो 2 महीने के बाद उसका चेक कर रहे होते हैं क्या फीडबैक मिलेगा, तो हमारी पेंटिंग सेल क्यों नहीं हो रही। अभी सीखे तो सही। मैंने 18 साल सीखने पे लगाए। वो हम एग्जांपल देते हैं, जुम्मा 8 दिन और हम कहते हैं फॉरेन से। जी, डिफरेंट मास्टर्स के पास मैंने 18 साल लगाए हैं सीखने पे। 18 साल। यहाँ तो 8 दिन इंतजार है। जी, वो पूछ रहे होते हैं पेंटिंग कब सेल होगी, कितने की सेल होगी। तो पहले अच्छी तरह सीखना जरूरी है। मैं अपने आप को देखता हूँ, इस काम को हम आशीष ये कह सकते हैं कि सब्र वाला काम है बहुत ज्यादा। एक आर्टिस्ट में अगर पेशेंस नहीं है तो वो अपने आप को आर्टिस्ट ना कहे। अच्छा, सबसे पहले तो ये नाज़रीन सुन ले, अगर सब्र नहीं है, सब्र नहीं है तो बिल्कुल ऐसे ही है। तो एक आर्टिस्ट के अंदर पेशेंस, उसके मिजाज में एक ठहराव, वही चीजें आपके वर्क में जो है क्वालिटी को ऐड करेंगी। क्वालिटी वर्क आप पेंट करें, आपको फुर्सत नहीं मिलेगी। मेरी अपनी नींद नहीं पूरी होती है, देख लें। अच्छा, यानी ये बात फिर वहीं आके रुकती है ना कि अगर आपको शौक होगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ड्राइंग की बात करें, पेंटिंग की, फाइन आर्ट्स की बात करें या अप्लाइड आर्टिस्ट की बात करें, तो इसमें फ़र्क क्या है? मैंने वो पहले भी बताया था, अप्लाइड आर्ट में भी वही है कि एस्थेटिक्स है, डिज़ाइन है, फिर उसमें
डेकोर है, ठीक है, तो उसी तरह ही हमारे फाइन आर्ट्स में भी है, हाँ, एस्थेटिक्स है। आप एक कैनवस को, ब्लैंक कैनवस को किस कुछ तरह डेकोर ज्यादा करते फर्क हैं, नहीं है इतना खास फर्क नहीं है। कैनवस को भी हमने डेकोर ही करना होता है। एक ब्लैंक कैनवस को हमने कलर्स के साथ उसका बैलेंस, वेट और उसमें एक हमने रिदम बिल्कुल ऐसे पेंट करना होता है। तो वो सारी उसकी डेकोरेशन है कैनवस की, जो देखने वाले को अपील करती है, अट्रैक्ट करती है, उसके आगे घंटा घंटा खड़ा रहता है और उसे एंजॉय करता है। क्या बात है। तो ये इतना खास डिफरेंस नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं है, बस हम कह सकते हैं कि नाम चेंज है, लेकिन जी बिल्कुल ऐसे ही है। इतना ज्यादा इसमें फर्क नहीं रखा जा सकता। वो लोग जिनको बहुत ज्यादा शौक है आर्ट का, अपने घर में वो आर्ट गैलरी का एक माहौल जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं, तो क्या टिप्स देंगे, कैसे अपने हम घर के सहन को आर्ट गैलरी में तब्दील कर सकते हैं? देखिए, ऑलरेडी हमारे घरों में आर्ट तो होता ही है। हाँ, किचन में भी देख लें, आर्ट ही आर्ट है। फ्रिज में देख लें, हर चीज हाँ, एक प्रॉपर उसमें कंपोज्ड वे से रखी होती बिल्कुल है। ऐसे ही है। हाँ, किचन में भी आप जितने वो बॉक्सेस होते हैं, हाँ, वो कंपोज्ड होते हैं, तो बिल्कुल वो कंपोजिशन है तो आर्ट है। तो घर में भी आप ड्राइंग रूम में, किसी भी रूम में देख ले, हर चीज़ कंपोज्ड आप चाहते हैं कि एक अच्छी तरह अरेंज हुई हो। बिल्कुल ऐसे। अगर उसमें अरेंजमेंट है, कंपोजिशन है, तो वो आर्ट है। हाँ, 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 आर्ट में से अगर कंपोजिशन निकाल लें तो वो आर्ट नहीं है। ये मैं बहुत से आर्टिस्टों से भी कहना चाहता हूँ कि आप अगर अच्छा आर्ट पीस पेंट करना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले कंपोजिशन देखें, आप उसे कंपोज कैसे, ये कंपोजिशन है कि यहाँ इतनी स्पेस है, वहाँ इतनी स्पेस है, ये कंपोजिशन है। ओके, यानी इन छोटी-छोटी चीजों का जी ख्याल जी, रखना तो जरूरी ये आर्ट है। तो हर हर टाइम चीज में हमें आर्ट देखने को मिल जी सकता है, अगर बिल्कुल हम ऐसे ही है। देखने वाले बने तो वो आंख चाहिए, वो आंख चाहिए, और वो तो एक अच्छा मेंटोर वो आंख देता है हाँ, कि आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी हो जाए, आपको चीज़ों को देखना आ जाए। ठीक, चीज़ों को अच्छी तरह देखना और उन्हें ऑब्जर्व करना ही वो एक अच्छे आर्टिस्ट का काम है। बिल्कुल बिल्कुल। आशिर, हमारे नाजरीन को ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो बताइए, उसमें अपना एक्सपीरियंस भी ऐड कीजिए कि एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए हम किन बातों का ख्याल रखें, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। ओवरऑल चीज़ें जो है वो 1-2 मिनट है हमारे पास, तो आप उसमें बता दीजिए। एक्चुअली उस पर डिपेंड करता है कि आप उसकी कौन सी डोमेन में जाना चाह रहे हैं। ठीक अगर है। तो कंटेम्प्रेरी है या एब्स्ट्रैक्ट है, ऐसा आर्ट भी है जिसमें स्किल मैटर नहीं करता, अच्छा, तो अब रियलिज्म देख लें तो उसमें है ही सारा स्किल है। तो पहले तो ये आप एक डिसीजन ले लें कि आपने कौन सी डोमेन को सिलेक्ट करना है। ठीक है। अगर तो वर्सटाइल आर्टिस्ट बनना है तो उसके लिए फिर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा पेशेंस और एक अच्छे मेंटोर की ज़रूरत है जो बिल्कुल आपको गाइड करे। बाकी मैं यही कहूँगा कि एक दूसरे को सपोर्ट करें। पाकिस्तान में मैं जो ओवरऑल देखता हूँ, आर्टिस्टों ने ही आर्टिस्टों का काम खराब किया ओह हुआ माय है। गॉड। एब्स्ट्रैक्ट वाला हाँ, रियलिज्म वाले को नहीं मानेगा, ओए रियलिज्म वाला कंटेम्प्रेरी को नहीं मानेगा, हाय, 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 कंटेम्प्रेरी वाला कैलीग्राफी वाले को नहीं मानेगा, मानेगा ऐसे। कैलीग्राफी वाला स्कल्प्टर को नहीं मानेगा। ये देखे कि है तो सारा आर्ट ही कर रहे आर्ट है हैं, तो बिल्कुल, एक लेकिन दूसरे को डिफरेंट सपोर्ट डोमेन करें। उसकी, अगर हाँ, आपको एक डोमेन नहीं पसंद तो उसे कभी गलत ना कहें। ना कहें, बिल्कुल जी, वो उसका शौक है, आपका बिल्कुल कुछ ऐसे और ही है, है। डिफरेंट हो तो सकता यहाँ है, यही झगड़ा हर इत्तेफाक के टाइम साथ। देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, जिसे जो कर रहा होता है उसकी समझ नहीं होती और जो जिस चीज़ की समझ नहीं है उसकी बात कर रहा होता ओह है। माय गॉड, ओह तो माय ये गॉड। बहुत बड़ा एक मसला है पाकिस्तान में। तो आर्टिस्ट को चाहिए कि वो एटलीस्ट आपस उसके में लिए कुछ इत्तेफाक रखें, फायदा नहीं उसको दे सकता, तो उसे नुकसान ना नुकसान भी ना दे, दे, उसके ट्रू, उसे हमेशा सपोर्ट करे। यस, जैसे हमारी फैमिली हमें सपोर्ट करती है, तो बिल्कुल। इसी तरह आर्टिस्टों को भी ये चाहिए भी कि एक दूसरे फैमिली को की तरह रह सपोर्ट करे। सकते, ये एक बिल्कुल। फैमिली है। बहुत शुक्रिया आशिर, आपने वक्त देते थैंक यू। अहम मालूमात हमारे साथ शेयर की। यकीनन नाज़रीन, लास्ट पैगाम बहुत ही खूबसूरत आशिर ने दिया कि देखिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना बड़ा ज़रूरी है। जब आप आर्टिस्ट हैं तो आप सब फैमिली की तरह हैं, एक दूसरे की लक पुलिंग करेंगे या एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो आपको भी फ़ायदा नहीं होगा। अगर दूसरे का नुकसान करें तो यकीनन फ़ायदा आपको भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप फ़ायदा बल्कि फ़वाइद चाहते हैं तो फैमिली की तरह मिलजुल कर एक दूसरे को सपोर्ट करें। एक रंगीन, एक खूबसूरत शौक़ में आप लोगों ने अपने आप को इन्वॉल्व किया हो तो उस शौक़ की खूबसूरती ही आपकी इनर ब्यूटी है, आपका हुस्न अखलाक है। जब आप अच्छे अंदर से अच्छे होंगे ना तो आप जो पेंट कर रहे हैं ना उसमें भी खूबसूरती आएगी। तो इस बात को ज़रूर सोचिएगा। इसी सवाल के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह नेगहबान।